और हिंदी की क्लास आपकी 245 ही तो है ना? इस स्लॉट में और क्लास भी है क्या आपकी 145? मैम पॉल साइंस की क्लास मैम पॉल साइंस की क्लास क्लास हो रही है। है। मैम कुछ बच्चों को पॉल साइंस होती है। 145 फ्री है तो आपका कोई भी स्लॉट फ्री नहीं है क्या? मैम 12:45 से 1:45 फ्री है उस टाइम पे मेरी दूसरी क्लास है। मैम या तो आप 1:45 को शिफ्ट कर सकते हो उस क्लास को और हमारा मैम सुबह में 8:45 सही है। 8:45 यस मैम, मैम 8:45 बिल्कुल परफेक्ट है मैम, Yes, 8:45 ठीक है। 8:45 टाइम फिक्स कर दो। 12:45 परमानेंट रहेगा बस कुछ आगरा भाई टाइम फिक्स हो गया 8:45 है। मैम को तो बोल दो भाई। मैम को बोलने दो। ठीक है 8:45 की टाइमिंग। और बाकी आपका ये ऑनलाइन मोड तो आपका चलेगा ही इस सेमेस्टर, तो कम चांसेस है कि कॉलेज की क्लासेस होंगी। इस सेमेस्टर भी आपको ऑनलाइन ही मोड पढ़ना होगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में पॉसिबिलिटी है कि शायद यूजीसी का लॉ निकले और आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए, बिकॉज कोविड का अभी भी बहुत ज़्यादा इशू है, हर एक कंट्री में है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं सारे में ही कोविड का इशू है। तो मैम इस वाले सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे? एग्जाम्स आपके आफ्टर मार्च में है, ठीक है। उसके आपने ड्यू की साइट पे एकेडमिक कैलेंडर नहीं देखा क्या रिवाइज अब तक? नहीं मैम ग्रुप पे भेज दे दो मैम। देख लिया चलो मैं आपको भेज दूंगी। और बुक्स के लिए मेरे पास अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, बुक्स का अभी भी क्लैरिफिकेशन हुआ नहीं क्या आपका? मैंने आपको ऋतिक ने भेज दिया था। अवेलेबल नहीं है क्या बुक्स है मैम वो मैंने एक पीडीएफ भी भेज दी थी अभी मैंने देखी। मैम एक्चुअली नए बच्चे भी तो आ रहे हैं ना। ठीक है। वैसे आपकी जो ऑफिशियल बुक लगी है, डीएससी की मीटिंग हुई है अभी टीचर्स की लास्ट वीक में, तो आपको मेनक्यू बुक अलॉट की गई है फॉर दिस। और मेनक्यू सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। जॉर्ज मेनक्यू वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है और हिंदी में अवेलेबल नहीं। मैम वालों के लिए भी क्या क्या मिली? मैम मैंने को कौन सा एडिशन? मेनक्यू का एडिशन आपको ना बुक्स का, ये वो बात मुझे पहले बतानी थी, आपका लास्ट टाइम भी इशू आया था। एडिशन ना बुक्स में कुछ नहीं होता। एडिशन सिर्फ होता है कि पुराने पब्लिशमेंट में जो हमारी एरर्स हैं, लाइक हमारी ग्रामेटिकल एरर है या फिर हमने कुछ सिंबल का एरर कर दिया, तो वो सिर्फ रिवाइज होता है। बुक ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। मैम हमारे लिंक चाहिए मैम, बस बुक परचेज करने के लिए। बुक परचेस लिंक में हाँ आपको निकल जाएंगे। ओके मैम। ठीक है, एक मिनट। मैम आपने पीपीएफ के नोट्स भी सेंड नहीं करे हैं वो क्लासरूम पे। नोट्स बाकी हैं, पीपीएफ के बाकी हैं और उसके हिंदी के नोट्स बाकी हैं, वो आपको इकट्ठे मिलेंगे। मैं आपको एक दो दिन में फ्री होके भेजूंगी, बट नोट्स आपको सब एक साथ ही आएंगे। मैंने इसलिए नहीं भेजे बिकॉज यूनिट्स में मुझे नहीं भेजने थे कि आज मैं पीपीएफ के भेज रही हूँ, कल हिंदी मीडियम के, ऐसे मैम नहीं। फिर इस बार के एग्जाम तो मैम ऑनलाइन ही होंगे? मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन होंगे, ओके मैम। क्योंकि ड्यू को भी मेथड मिल गया ना कि हाउ टू ऑर्गेनाइज ऑनलाइन एग्जाम। जैसे अभी एसओएल का लास्ट टाइम इशू आया था कि फाइनल ईयर के होंगे या फिर नहीं होंगे। बट ऐसा तो नहीं होगा कि हम पढ़ेंगे ऑनलाइन और पेपर ऑफलाइन दें कभी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस तो ऑफलाइन की नहीं होगी ना। नहीं, बट ये एक्सक्यूज ड्यू में चलेगा नहीं। मोस्ट प्रोबेबली मार्च में है पेपर। मार्च में नहीं है, बाद में है। और मोस्ट प्रोबेबली आपके तो साल शिफ्ट हो जाएगा पूरा। नहीं, पूरा साल शिफ्ट एक दो महीने का ही डिफरेंस। जैसे अप्रैल में चेंज होता था तो मैम अप्रैल में चेंज नहीं होगा सेमेस्टर? अप्रैल में कभी सेमेस्टर वैसे चेंज नहीं हुआ। जैसे अभी तक क्या चल रहा था, आपका एक सेमेस्टर दिसंबर में एग्जाम्स हुए, ठीक है। देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट होते थे जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स होते थे, हमारी अप्रैल तक क्लास हुई और मई में फर्स्ट वीक में एग्जाम्स आए। तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा, ज्यादा नहीं है, ठीक है। मेन पॉइंट है कि आप अपने लेवल पर एक बार पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आपकी ऑनलाइन ही है। वैसे सेकेंड सेमेस्टर के चांसेस हैं कि आपके ऑफलाइन एग्जाम्स आ जाएं, बिकॉज तब तक कोविड का भी इशू बहुत कम हो जाएगा। अभी हर एक कंट्री में, जैसे फ्रांस इटली में आपने देखा होगा कि बहुत महीने पहले उन्होंने ऑफलाइन स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन साथ साथ उनके बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए।
यस मैम। तो देखते हैं जैसा भी होगा, डिपेंड्स ऑन यूजीसी। मैम इस सेमेस्टर में लेटेस्ट एडिशन चलेगा मैनक्यू का? लेटेस्ट अगर आपको खरीदना है खरीद लो, बट अगर लेटेस्ट नहीं मिल रहा है, उससे एक एडिशन पुराना मिल रहा है तो भी वो ले लो, बिकॉज एडिशन सिर्फ हमारी एरर्स को करेक्ट करने के लिए किया जाता है कि लेटेस्ट एडिशन आ रहा है। और इसलिए भी अगर कोई भी बुक, पुरानी ही बुक सालों साल नहीं चलती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो एडवांस बुक का यूज करे, तो उसमें एक दो टॉपिक ऐड हो जाते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैनक्यू कोई बच्चा परचेज नहीं कर पा रहा है, तो मैं मैनक्यू से ही पढ़ाऊंगी ना आपको, बिकॉज आई हैड स्टडीड फ्रॉम मैनक्यू मेरे टाइम पे। तो ये भी नहीं होगा कि आपको कोई टॉपिक मिस हो गया है। और अगर ऐसा भी कोई सीन हुआ कि आपको लग रहा है कि मेरा ये टॉपिक मिस हो गया या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन मैसेज मी ऑन द ग्रुप कि हमारा ये टॉपिक मिस हुआ है एंड आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, तो वो टॉपिक भी मैं आपको कवर करवा दूंगी दोबारा, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। और मैम जो आपने हमें दूसरी बुक बताई थी दीपाश्री करके, तो उस बुक का क्या करना है? मैनक्यू यूएस ऑथर है, ठीक है, और दीपाश्री और औरी वीके और टीआर जैन ये हमारे इंडियन ऑथर्स हैं। तो अगर आपने दीपाश्री भी ले लिया तो कोई इशू नहीं है। मैंने लास्ट सेमेस्टर में और बिंदु में फर्स्ट और सेकंड को पढ़ाया था ईयर को, और मैंने दीपाश्री से ही सब कुछ कवर करवाया था। इस जस्ट कि मैनक्यू लेवल अप है, मतलब कॉलेज में जैसे 5-6 ब्राइट बच्चे होते हैं, टॉपर्स होते हैं, तो दे विल प्रेफर मैनक्यू, लेकिन हम दीपाश्री भी प्रेफर कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बैड बुक, दीपाश्री भी अच्छी बुक है, ठीक है? मैम जो दीपाश्री खरीदना चाहे वो दीपाश्री खरीद सकता है? हाँ, दीपाश्री यू कैन परचेज। ओके मैम। मैम क्लास Anyone? स्टार्ट करें? सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, कंटेंट का डिफरेंस थोड़ी ना होगा कोई। कंटेंट का कुछ डिफरेंस नहीं है, लैंग्वेज का भी इतना ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है, थोड़ा परसेंट ऑफ डिफरेंस ही है। एज इन अगर हमें यूटिलिटी की बात करूं मैं आपसे, तो कोई बोलेगा यूटिलिटी इज हैप्पीनेस इंडियन ऑथर्स में, और यूएस में बोलेंगे इट्स प्लेजर या फिर इट्स अ प्लीजेंट एक्टिविटी। तो अगर किसी बच्चे को प्लेजर का मीनिंग नहीं पता हो तो वो यूटिलिटी की डेफिनेशन को समझ नहीं पाएगा, ठीक है? तो सिर्फ यही डिफरेंस है। और एक दो सिंबल्स, जैसे यूएस बुक्स में इलास्टिसिटी के नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करते, और इंडियन बुक्स में उसके नेगेटिव साइन को कंसीडर करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इंडियन बुक से पढ़ना आपके लिए हार्मफुल है, यू कैन रेफर इट। अगर जो बच्चे दीपाश्री ले रहे हैं या फिर ले चुके हैं, तो गो विद दीपाश्री, बिकॉज मैनक्यू के टॉपिक्स मैं आपको कवर करवा दूंगी। तो अगर आपको दीपाश्री खरीदनी है तो परचेज इट। ओके मैम। और कोई डाउट? मैम कार्ली केस कैसी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की? केस एंड फेयर, उसकी जगह अगर आप मैनक्यू लेंगे तो ठीक रहेगा। ओके। और मैनक्यू भी ना पूरी बुक कवर नहीं है, मैनक्यू के कुछ कुछ चैप्टर्स ही आ रहे हैं। मैनक्यू के अंदर मतलब एडवांस चैप्टर्स भी हैं जो कि आपके आगे आने वाले सेमेस्टर्स में भी काम आएंगे। तो एक आपके यूनिट में क्या क्या चैप्टर आ रहा है, आई हैव अ पीडीएफ ऑफ दिस, मैं आपको वो पीडीएफ दे दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। और उस पीडीएफ में मैनक्यू का फुल नेम, बुक का एडिशन, सब कुछ है, ऑथर नेम, पब्लिशर नेम, तो वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। मैम क्लास स्टार्ट करते हैं, वो हिंदी की क्लास भी है 240 245 भी है ना हिंदी की क्लास? हाँ। तो इतने में आपका हो जाएगा कवर। मैम पूरा सिलेबस किसी में कवर होगा क्या? मैनक्यू में पूरा सिलेबस कवर्ड है, दीपाश्री आपकी पर्टिकुलर है ही, लाइक आपकी दीपाश्री आती है तो वो पर्टिकुलरली सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ही आती है, सिलेबस के लिए डोंट वरी। ओके मैम, थैंक यू। मैम मैंने जैसे कार्ली केस में देखा था उसमें लगभग पूरा केस आ रहा था मैम सिलेबस पूरा। मैम सो अगर उससे करें तो मैम ठीक रहेगा वैसे, क्योंकि मैम मैंने वो ले ली। ठीक है, ले लिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपने बुक्स ले ली है ना, मैं आपको यही कह रही हूँ, अगर आपने दूसरी बुक ले भी ली है तो गो विद इट, बिकॉज मैं तो मैनक्यू से करवा ही रही हूँ ना, मेरी साइड से टॉपिक कवर हो रहा है, तो आप अपनी साइड से दूसरी बुक लो। आई विल टीच यू फॉर मैनक्यू। हो जाएगा क्या मैम? बस नोट्स रीड करने हो जाएगा? नहीं, सिर्फ नोट्स रीड करने से नहीं होगा, आपको साथ साथ बुक भी रेफर करनी होगी, बिकॉज नोट्स आपकी पॉइंटेड है। मैं अगर आपको भी डेफिनेशन दे रही हूँ तो आई हैव प्रोवाइडेड इट इन द कीवर्ड्स,
और एग्जाम में आपको नंबर ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग आएगा, यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ वर्ड लिमिट। लाइक अगर आपको कहा कि 500 वर्ड्स या फिर 700 वर्ड्स में लिखना है, और अगर आप वो ट्रिम करके आंसर लिखोगे तो इट विल हार्म योर मार्क्स। तो साथ साथ बुक को भी रेफर कर लेना। ओके मैम, थैंक यू। तो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। आज हमें यूटिलिटी के टॉपिक से स्टार्ट करना है। अब ये नोट्स मैंने कल ग्रुप पे वैसे शेयर कर दिए थे, इनको एक्सप्लेन करना रह गया था। तो हेयर यूटिलिटी है क्या? यूटिलिटी इज उपयोगिता, इसे हिंदी में उपयोगिता बोलते हैं। यूटिलिटी इज नथिंग, इट जस्ट एक्सप्लेन कि हमने कोई भी एक्शन किया या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, कितना प्लेजर लेवल मिला, इट इज टर्म्ड एज यूटिलिटी। तो जैसे लिखा है, यूटिलिटी इज अ टर्म इन इकोनॉमिक्स दैट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन रिसीव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, यू हैड परचेज अ टी शर्ट, ठीक है, तो उस टी शर्ट को वियर करने से दी हैप्पीनेस यू गेन और दी सेटिस्फैक्शन, लाइक आई बिकम अ किंग इन दिस टी शर्ट, तो जो हैप्पीनेस आपको मिली है इट इज टर्म्ड एज यूटिलिटी, मतलब हाउ यूजफुल दिस टी शर्ट इज टू यू। और यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स में, मतलब यूटिलिटी इज नॉट मेजर्ड इन मनी टर्म्स कि हमने कहा कि हमें 100 रुपीज की यूटिलिटी मिली, इट इज नॉट करेक्ट। या फिर हम इसे किसी मेजरमेंट के थ्रू भी रिप्रेजेंट नहीं करते एज इन लीटर्स, मिलीलीटर्स और ग्राम्स। तो यूटिलिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ यूटिल्स। वी कैन से कि हमें 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिली है, या फिर यूटिल्स और यूनिट्स। तो दीज टू टर्म्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट यूटिलिटी लेवल। और हर एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस की यूटिलिटी अलग अलग होती है फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जैसे एक पर्सन के लिए एप्पल्स, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, किसी एक पर्सन को फ्रूट्स पसंद है तो ही इज प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट वैल्यू टू एप्पल्स, और अनदर पर्सन जिसे फ्रूट्स पसंद नहीं है तो ही इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट वैल्यू टू एप्पल्स। तो दोनों ही पर्सन्स के लिए एप्पल की अलग अलग वैल्यू है। वी कैन से कि दोनों ही पर्सन को एप्पल कंज्यूम करने से अलग अलग लेवल ऑफ हैप्पीनेस मिल रही है, and this happiness can be represented as utility. We can say कि by eating apples both the persons are gaining a different level of utility, ठीक है। तो on the contrary basis, it is referred that utility is the satisfaction that is received from different economic activities, और उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने नेम दिया फ्रॉम द कंजम्पशन और द ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये डेफिनेशन क्लियर है? यस मैम। नाउ यूटिलिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर कुछ फीचर्स हैं, एज इन फर्स्ट इज रिलेटिव एंड वेरिएबल। रिलेटिव मतलब यूटिलिटी रिलेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर ने यह फॉर एज इन कंज्यूमर डिमांडेड बुक्स, तो उस बुक्स की डिमांड करने से उसे कितना प्राइस पे करना है फॉर परचेजिंग दीज बुक्स। तो ये जो रिलेशन है ये डिपेंड करेगा ऑन द यूटिलिटी लेवल। अगर किसी पर्सन के लिए बुक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ही इज रेडी टू पे अ हायर प्राइस लेवल फॉर अ पर्टिकुलर बुक, लेकिन अगर उस पर्सन के लिए उस बुक की कोई भी वैल्यू नहीं है तो ही विल नॉट पे एनी प्राइस फॉर दिस बुक। तो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ यूटिलिटी द प्राइस लेवल ऑफ बुक इज डिसाइडेड। तो फर्स्ट इज utility is used to represent the relation between economic factors. Second है variable. Variable as in utility किसी भी गुड की फिक्स नहीं होती। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था एप्पल्स का कि किसी दो पर्सन के लिए एप्पल की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है if a person is happy by consuming apples or not. तो it means utility is a variable factor. Variable factor मतलब it is not fixed. ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन को एप्पल कंज्यूम करने से एज्यूम 50 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिलेगी, इट इज नॉट द सेम। तो इट कैन बी सेड कि फर्स्ट तो ये हो गया कि डिमांड और प्राइस का रिलेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूटिलिटी। सेकंड इज यूटिलिटी फिक्स वेरिएबल नहीं है, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। सेकंड आया सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब यूटिलिटी रिप्रेजेंट करती है एक पर्टिकुलर गुड या सर्विस को,
जैसे हमने कहा अगर किसी पर्सन को 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिली, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, हमें एक्सप्लेन करना होगा कि ये यूटिलिटी उस पर्सन को किस चीज से मिली, बाय कंज्यूमिंग एनी प्रोडक्ट या फिर सर्विस, या फिर उसने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी की है, या फिर ही इज थिंकिंग अबाउट सम एक्सपेक्टेड डिमांड जो कि वो फ्यूचर में करेगा। तो सब्जेक्टिव इज यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग एनी सब्जेक्ट। थर्ड आया अनमेजरेबल, मतलब यूटिलिटी अनमेजरेबल है, ये हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होती है। अगर हमने कहा कि एक पर्सन के लिए एप्पल्स की यूटिलिटी 50 है, तो ये 50 हमने सिर्फ एज्यूम किया है, किसी मशीन के थ्रू या फिर किसी ऑर्नामेंट के थ्रू हमने ये मेजर नहीं किया है। इट इज जस्ट एन एजम्पशन बिकॉज दिस एजम्पशंस इन यूज इन मेकिंग इकोनॉमिक थ्योरीज। ठीक है, तो यूटिलिटी इज अनमेजरेबल। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए? यस मैम। यस मैम। फोर्थ आया यूजफुलनेस। यूजफुलनेस मीन्स यूटिलिटी टर्म का यूज हम करते हैं इन मेकिंग द इकोनॉमिक थ्योरीज। जैसे अगर किसी सेलर को ये डिसाइड करना है कि उसे किन प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करनी है मार्केट में, तो वो ट्रेडर देखेगा सबसे पहले कि कंज्यूमर किस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड डिपेंड करेगी उनके यूटिलिटी लेवल पे, मतलब कंज्यूमर उन्हीं गुड्स की डिमांड करेंगे जो कि उनके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, उनके लिए एप्लीकेबल है, मतलब जिन प्रोडक्ट्स को यूज करने से उन्हें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा यूटिलिटी होगी, मतलब जितनी ज्यादा यूजफुलनेस होगी, उतनी ही ज्यादा मार्केट में डिमांड होगी प्रोडक्ट की। सो यूटिलिटी इज यूज्ड इन मेकिंग इकोनॉमिक थ्योरीज। फिफ्थ आया प्लेजर। प्लेजर ये मैंने बता ही दिया कि यूटिलिटी हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती है। जितनी ज्यादा यूटिलिटी है, इट मींस एक कंज्यूमर को उतना ज्यादा प्लेजर है फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिक्स मोरल। यूटिलिटी हमेशा हमें करेक्ट मेजर देती है। अगर हमने कहा कि एक कंज्यूमर को किसी पर्टिकुलर सर्विस से हाई लेवल ऑफ यूटिलिटी वही मैं मिली, दूसरे कमेंट तो करता मतलब उसे हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला और वो उस गुड की डिमांड ज्यादा करेगा इन फ्यूचर। तो इट मींस यूटिलिटी रिप्रेजेंट मोरालिटी, मतलब यूटिलिटी कभी भी गलत रिजल्ट शो नहीं करती, मतलब इट डजंट रिप्रेजेंट एनी इनकरेक्ट रिजल्ट। सेवंथ एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एक्सपेक्ट मतलब कंक्लूजन। यूटिलिटी हमेशा कंक्लूजन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। जैसे अगर हमने कहा कि अगर हम प्राइस लेवल इंक्रीज कर दें, तो डिमांड इंक्रीज होगी या फिर कम होगी, या कुछ चेंज नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करेगा यूटिलिटी पे। अगर कंज्यूमर के लिए उस गुड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यूटिलिटी ज्यादा है, तो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम नहीं होगी। इसका मतलब यूटिलिटी इज यूज्ड इन मेकिंग द एब्स्ट्रैक्ट फॉर एनी इकोनॉमिक डिसीजन। तो ये 7 फीचर्स है यूटिलिटी के। तो ये क्लियर हो गए? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट आते हैं हमारा मेथड्स, कि क्या क्या मेथड्स हैं जो यूटिलिटी, मतलब क्या क्या मेथड्स हैं या फॉर्म्स हैं यूटिलिटी की, किन किन फॉर्म्स में यूटिलिटी हमें मिलती है। जैसे नेचुरल फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस। तो इसका मतलब नेचुरल यूटिलिटी मतलब जो सेटिस्फेक्शन हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंज्यूम करने से मिलता है। जैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यहाँ पे एग्जांपल है एयर या फिर वाटर। हम कह सकते हैं एयर के लिए जैसे क्लीन एयर या फिर पॉल्यूटेड एयर। अगर मैंने कहा कि मुझे क्लीन एयर को कंज्यूम करने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और पॉल्यूटेड एयर को कंज्यूम करने से मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मींस हियर आई एम मेजरिंग द नेचुरल यूटिलिटी। सेकेंड आई फॉर्म। फॉर्म यूटिलिटी होती है मैन मेड यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल लो सोलर एनर्जी। अगर मैंने कहा कि सोलर एनर्जी या फिर हाइड्रो पावर एनर्जी, ये दोनों मैन मेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमें एनर्जी मिल रही है, इट मींस ये फॉर्म यूटिलिटी है। मैन मेड रिसोर्सेज के थ्रू यूटिलिटी हमें मिल रही है। थर्ड आ गई प्लेस। प्लेस यूटिलिटी डिपेंड करेगी कि हम कहाँ से इकोनॉमिक सर्विस ले रहे हैं। जैसे हमने कोई भी गुड, अगर एक सेलर है, एक सेलर को मतलब एक मार्केट में कोई सेलर है गुड या सर्विसेज का, उसे गुड्स परचेज करने हैं बेचने के लिए रिटेल में, तो वो होलसेल मार्केट से अगर गुड परचेज करेगा तो उसे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि वो गुड्स उसे लोअर प्राइस पे मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर वो सेलर किसी और ट्रेडर को कमीशन पे करके गुड्स खरीदेगा, तो उसे कम यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि उसे वो गुड्स की कॉस्टिंग ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो इसका मतलब प्लेस के ऊपर भी हमारी यूटिलिटी डिपेंड करती है कि हम कहाँ से गुड्स की डिमांड कर रहे हैं।
फोर्थ आ गया टाइम। अगर हम टाइम एज इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड होता है हमारी इकोनॉमी में, तो ऑन बेसिस ऑफ द टाइम, जैसे अगर हमें किसी गुड की डिमांड आज ही है लेकिन वो हमें आज ना मिलके परसों मिला, और परसों हमारी कोई वैल्यू उस गुड की नहीं थी बिकॉज हमारी उसकी डिमांड सिर्फ आज की थी, हमें आज ही वो गुड मैंडेटरी चाहिए था। तो यूटिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम कि हमें टाइमली कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मिला है या नहीं। फिफ्थ इज सर्विस। जैसे हमें पता है हमारी इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर होते हैं, अगर एग्जांपल हो बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस का, कि हमने दूसरे इंडिविजुअल्स की सर्विस को यूज करके अपनी डिमांड को कंप्लीट किया। जैसे हम बैंक गए, हमें बैंक में जाके एक एफडी क्रिएट करवानी थी, तो हमने किसी और पर्सन की सर्विस ली ना उसके लिए, तो दूसरे पर्सन की सर्विस से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इट इज नॉट एज सर्विस यूटिलिटी। तो दीज आर दी 5 मेथड, मतलब 5 फॉर्म्स हैं ये कि किन किन वेज में हमें यूटिलिटी मिलती है फ्रॉम इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी किन किन टाइप्स की होती है? फर्स्ट हमने पढ़ी डेफिनेशन, सेकंड हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज टू आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारा मेथड्स ऑफ गेटिंग यूटिलिटी, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये बस आपको समझाने के लिए था। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की किन किन टाइप्स की यूटिलिटी है। अच्छा फर्स्ट इनसे पहले एक बात बतानी थी, यूटिलिटी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे अगर एक चेन स्मोकर है, चेन स्मोकर कितने भी सिगरेट्स पी ले उसको स्मोकिंग हमेशा अच्छी ही लगेगी। तो सिगरेट्स फॉर अ चेन स्मोकर इज प्रोवाइडिंग पॉजिटिव यूटिलिटी, मतलब सिगरेट्स के कंजम्पशन से एक चेन स्मोकर को खुशी मिल रही है, इट इज प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव यूटिलिटी। लेकिन कोई भी नॉन स्मोकर पर्सन है, आप देखते होंगे नॉन स्मोकर को अगर हम स्मोकिंग करवाए तो वो धुएं से उसको कफ हो जाता है। तो सिगरेट इज अ बैड गुड या फिर इट इज प्रोवाइडिंग नेगेटिव यूटिलिटी टू अ नॉन स्मोकर पर्सन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब यूटिलिटी के ये 3 टाइप्स हैं, टोटल, मार्जिनल और एवरेज। फर्स्ट हम करते हैं मार्जिनल। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब अगर हमें किसी भी इकोनॉमिक एक्शन से फर्स्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, जैसे एज्यूम करो हम खाना खाने बैठे, अ पर्सन हैविंग कैपेसिटी टू ईट 3 चपातीज, ठीक है, उन्होंने पहली चपाती खाई, ही वाज वेरी हंग्री, ठीक है, उसने पहली चपाती खाई, उसे 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। तो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट चपाती इज 10 यूटिल्स। नाउ सेकंड चपाती खाई तो उसकी भूख थोड़ी सी कम हो गई थी, तो उसे थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिला, he is getting 7 utils of satisfaction। तो marginal utility from second chapati is 7 utils। now उसने थर्ड चपाती खाई तो उससे उसे 4 units of satisfaction मिला। इसका मतलब 4 units of satisfaction है marginal utility from third चपाती। मतलब हर एक इकोनॉमिक एक्शन पर जो हमें एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, इट इज सम्ड एज मार्जिनल। अगर हम बात करें टोटल की, तो 10 + 7 + 4 21, 21 is the total utility from consuming all the chapatis, and average आ गई 21 divided by total number of chapati कितनी थी 3, मतलब 7। 7 units is the average utility gained from economic actions। तो ये 3 है, इनके न्यूमेरिकल्स भी हैं, इनके फॉर्मूलाज भी हैं, ये हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं। तो इतने में कोई डाउट है आज के टॉपिक्स में किसी को? नो मैम। नो मैम। ठीक है, ये पीडीएफ तो मैंने अपलोड कर ही दी थी, बाकी कल की क्लास 8:45 को 8:45। हाँ, और कल की क्लास में आपका इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक होगा और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगा, डिराइविंग डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व, ये टॉपिक्स होंगे। ठीक है, नाउ एक मुझे कोई भी एक बच्चा अटेंडेंस सेंड कर देना। यस मैम। यस मैम, मैं 1 मिनट का अटेंडेंस ले लेता हूँ, लीव मत करना कोई भी। हाँ ठीक है, हो गई। थैंक यू ऋतिक। हाँ ओके। लीव करे तो गई मैं मैडम गई। अटेंडेंस हुई थी, रोल नंबर क्यों दिख रहा है? लॉजिक
खा सकती कुत्ता भौंक रहा है